Good morning, all of you. Today we here for a specific purpose. The purpose is biological lab. Dear students, आप लोग का पैराडाइज ज्ञान सागर पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिर से पैराडाइज ज्ञान सागर पर बायोलॉजी के बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लैब के लिए हाजिर हैं और इस लैब में हम लोग हिमाटोलॉजी से संबंधित बहुत सारे कंटेंट्स को बताएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का भी होगा और साथ में जो 9th 10th और 12th के बच्चे होंगे उनके लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल होगा। यदि आप इस सेशन को देखेंगे तो काफ़ी एंजॉय करेंगे और हमारे साथ जो हैं असिस्ट करने के लिए इस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए लैब असिस्टेंट मिस जूही हैं और साथ में हिमांशु राज हैं होंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका अपना चैनल पैराडाइज ज्ञान सागर जो नवीन सर रन करते हैं और इसके ऑनर हैं। तो हम लोग सबसे पहले मिलवाते हैं लैब असिस्टेंट जो हैं जूही मिस से और साथ में हैं हिमांशु जी आ जाएंगे क्लोजअप में। और अब हम लोग शुरू करेंगे हेमाटोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि व्हाट इज़ द मीन बाय हेमाटोलॉजी। ये हेमाटोलॉजी जो होता है ब्लड से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं और इसके सारे कंपोनेंट्स फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, किन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है बॉडी में हमारे, और सारे कंपोनेंट्स को हम लोग डिटेल वाइज स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिस जूही जो कि लैब असिस्टेंट है। और मैं सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पर्टिकुलरली किसी भी इंसान के लिए हमेशा लाइफ में काम आने वाला सब्जेक्ट है। तो डियर व्यूअर्स, इस सेशन को बिल्कुल एंजॉय करें, मिस ना करें। और आइए जुड़ते हैं मिस जूही से। चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम जूही खातून फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का बहुत बड़ा स्वागत है हमारे चैनल पैराडाइज ज्ञान सागर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, आज मुझे एक गोल्डन मौका मिला है नवीन सर की तरफ से। स्पेशल थैंक्स मैं नवीन सर को करती हूँ बिकॉज किसी को भी कुछ सक्सेस प्राप्त करने के लिए किसी की मदद जरूर चाहिए। ओके, तो ये मदद मुझे नवीन सर से मिली है और मैं इसे पूरा करने की जरूर कोशिश करूँगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द ब्लड एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास चालू करते हैं। यानी मुझे पढ़ाना क्या है ब्लड के बारे में। ठीक है, किस चीज़ के बारे में पढ़ाना है? ब्लड के बारे में। ब्लड का जो अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं सेरोलॉजी या तो हेमेटोलॉजी। HE होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, इसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यानी ब्लड का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उस चीज़ को हेमेटोलॉजी बोलते हैं या तो सेरोलॉजी बोलते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम ब्लड का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि व्हाट इज़ ब्लड एंड व्हाट इज़ द मीन बाय ब्लड। यानी ब्लड क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। ब्लड क्या है यानी रक्त क्या है। ठीक है, तो रक्त को इंग्लिश में हम ब्लड बोलते हैं। ठीक है, और रक्त को यहाँ पे देखिएगा लोग कि दो तरीके से दर्शाया गया है। एक तो जो ब्लड है यानी रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक का होता है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसे कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्लड होता है ना शरीर में वो पूरे पार्ट्स में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तरल का मतलब जो होता है तरल यानी द्रव्य अवस्था में होता है। इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप लोग और समझेंगे तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज और है, मैंने एक चीज और लिखा है कि ब्लड यानी रक्त एक प्राकृतिक, यहाँ प्राकृतिक है, प्राकृतिक तरल कोलाइड भी है। कोलाइड का सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए। कोलाइड क्या है? व्हाट इज द मीन बाय कोलाइड? ओके, यानी क्लोराइड क्या है? अगर कोई लिक्विड चीज को अगर आप किसी चीज से छानते हैं, छानने के बाद अगर छन्ना पत्र पे कुछ चीज रह जाए और बाकी लिक्विड पार्ट नीचे आ जाए, यानी छानने के बाद कुछ हिस्सा छानने वाला भाग पे आ जाए, उसी को हम कोलाइड बोलते हैं। वैसे जो लिक्विड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। इसे एकदम सिंपल भाषा में समझिए, डिटेल में आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोलाइड एक ऐसा चीज है जैसे भी आप छानेंगे तो इसका पूरा भाग नीचे नहीं जाता है, कुछ भाग क्या होता है? ऊपर रह जाता है। जैसे आप दूध छान लीजिए, मलाई ऊपर रह जाएगा, दूध कहाँ चला जाएगा? नीचे, यानी वो भी एक कोलाइड तरल पदार्थ है। उसके बाद से आप क्या कर लीजिए, ब्लड ले लीजिए, ब्लड को छानिए, ब्लड का कुछ हिस्सा भी ऊपर रह जाएगा और हिस्सा नीचे चला जाएगा। ये भी एक क्या है? कोलाइड तरल पदार्थ है। समझ में आ रहा है? तो ब्लड क्या है? कोलाइड तरल पदार्थ भी है जो एक प्राकृतिक है, और दूसरा हमारा ये तरल संयोजी उत्तक भी है जिसे इंग्लिश में हम कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। ओके, उसके बाद से हमें पढ़ना है कि संयोजी उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है,
Good morning, all of you. Today we here for a specific purpose. The purpose is biological lab. Dear students, आप लोग का पैराडाइज ज्ञान सागर पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिर से पैराडाइज ज्ञान सागर पर बायोलॉजी के बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लैब के लिए हाजिर हैं और इस लैब में हम लोग हिमाटोलॉजी से संबंधित बहुत सारे कंटेंट्स को बताएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का भी होगा और साथ में जो 9th 10th और 12th के बच्चे होंगे उनके लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल होगा। यदि आप इस सेशन को देखेंगे तो काफ़ी एंजॉय करेंगे और हमारे साथ जो हैं असिस्ट करने के लिए इस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए लैब असिस्टेंट मिस जूही हैं और साथ में हिमांशु राज हैं होंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका अपना चैनल पैराडाइज ज्ञान सागर जो नवीन सर रन करते हैं और इसके ऑनर हैं। तो हम लोग सबसे पहले मिलवाते हैं लैब असिस्टेंट जो हैं जूही मिस से और साथ में हैं हिमांशु जी आ जाएंगे क्लोजअप में। और अब हम लोग शुरू करेंगे हेमाटोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि व्हाट इज़ द मीन बाय हेमाटोलॉजी। ये हेमाटोलॉजी जो होता है ब्लड से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं और इसके सारे कंपोनेंट्स फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, किन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है बॉडी में हमारे, और सारे कंपोनेंट्स को हम लोग डिटेल वाइज स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिस जूही जो कि लैब असिस्टेंट है। और मैं सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पर्टिकुलरली किसी भी इंसान के लिए हमेशा लाइफ में काम आने वाला सब्जेक्ट है। तो डियर व्यूअर्स, इस सेशन को बिल्कुल एंजॉय करें, मिस ना करें। और आइए जुड़ते हैं मिस जूही से। चलिए, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो संयोजी ऊतक है इसको हम कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी में पूरे तरीके से ये कनेक्ट रहता है, ये पूरे बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता है ना। यानी एक छोर से आता है दूसरे छोर तक जाता है। इसीलिए तो आप हम लोग ब्लड प्रेशर देखते हैं। ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो आप लोग देखेंगे कि 120 के वो प्रेशर से जाता है 80 के प्रेशर से आता है, इसीलिए 120/80 लिखते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो हम लोग के 120 से जाता है और 80 से रिटर्न होता है, इसीलिए हम ब्लड प्रेशर को 120/120 कितना लिखते हैं, 80 लिखते हैं, ठीक है। एक चीज और देखेंगे कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। तो 7.4 यानी आप लोगों को इससे पहले हम पीएच वैल्यू पढ़ाए थे, तो 7 से ऊपर जाता है तो क्षार, 7 आता है तो न्यूट्रल, 7 से नीचे जाता है तो क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। तो ब्लड कैसा होता है, क्षार होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। ब्लड क्या होता है, क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पे छूट गया है, सॉरी है, यहाँ पे देखेंगे जो मेल होते हैं, मेल का मतलब जानते हैं आप लोग, पुरुष, है ना। पुरुष में जो ब्लड की मात्रा होती है 5.5 लीटर होता है। कितना होता है, 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर होता है। यानी 5.5 लीटर मेल में ब्लड होता है और फीमेल में जो ब्लड की मात्रा क्वांटिटी होता है वो 5 लीटर होता है। यानी मेल से ब्लड किस में कम होता है, फीमेल में। इसीलिए मेल के अपेक्षा फीमेल क्या होती है, वीक होती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ब्लड में क्या होता है, HB यानी हीमोग्लोबिन होता है। अगर ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन भी आपका कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन भी कम होगा, अगर आयरन कम होगा तो आप भी कमजोर होंगे। समझ में आ रहा है? एक चीज और चीज देखिए, यहाँ पे ब्लड का निर्माण देखना है, ठीक है। ब्लड का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पढ़ना है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ना है तो एक चीज देखिएगा लो, ये लीवर में बनता है, किसके, एम्ब्रोय में, ठीक है। एम्ब्रोय में लीवर में बनता है। यानी जो बच्चा अगर पेट में है उसको जब तक वो जन्म नहीं लिया तब तक उसे आप भ्रूण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। उसे बच्चा कभी आप नहीं बोल सकते हैं। जब वो मतलब बॉर्न हो जाएगा तब उसे आप क्या कह सकते हैं, वो बच्चा है, अन्यथा उसे आप क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉय बोलेंगे, ओके। तो एम्ब्रॉय में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। किस चीज में बनता है, लीवर में। हमारे शरीर में ब्लड जो बनता है ना, अब कह सकते हैं ना कि ब्लड कहाँ बनता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो शरीर है केवल खा रहे हैं पी रहे हैं बस, कोई भी फंक्शन नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा पेट में होता है तो उसका ब्लड लीवर में बनता है। और जो एडल्ट लोग होते हैं, यहाँ पे एडल्ट होगा, सॉरी बोन मैरो होगा, यहाँ पे बोन मैरो सही से लिखाया नहीं, ठीक है।
बोन मैरो यहाँ पे है, जो कहाँ एडल्ट लोग में बनता है। टाइपिंग थोड़ा सही से नहीं हो पाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझा दूंगी, है ना। एडल्ट लोग जो हैं, जो हम सब लोग बड़े लोग हैं, बोन मैरो, कितने लोग चिकन मटन सब लोग खाए हैं, खाए आप लोग? तो चिकन मटन के हड्डी के अंदर देखिएगा आप लोग कि रेड रेड कलर का एक अस्थि मज्जा बोलते हैं उसे, अस्थि मज्जा बोलते हैं ना, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है, आई हेट चिकन एंड मटन ओके, लेकिन पढ़ने के लिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग चिकन या मटन खाइएगा तो उसके अंदर देहात में शायद उसे रोगन बोलते हैं, शायद, इट मे बी। तो वो रेड जो पार्ट होता है ना, वो जो दिखता है उसे बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। यानी उसी बोन मैरो में हम सबका ब्लड बनता है। जो पेट में बच्चा होता है उसका लीवर में बनता है, और हम सबका हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है उसमें ब्लड बनता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं ना? यानी दो चीज क्लियर हो गई। यहां पे देखेंगे लो नेक्स्ट, ठीक है, यानी नेक्स्ट में आप लोग देखेंगे ब्लड स्टोर। ब्लड स्टोर कहाँ होता है? जब ब्लड बनता है तो ब्लड स्टोर भी होना चाहिए। जब आप पानी नल लगाएंगे तो टंकी भी तो कहीं लगाएंगे, बिना टंकी का आप नल लगा लेंगे? नहीं ना, क्यों? पहले पानी स्टोर करेंगे तब तो आप टंकी से, पाइप से होते हुए पानी लाएंगे। तो हमारे बॉडी में पूरे नसें लगी हुई हैं, यानी नस मानो तो पूरी पाइप है ना, यानी बॉडी में पूरा नस है यानी पाइप है, और उसको उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है एक जगह कहीं स्टॉक भी तो होना चाहिए। अब देखो एक चीज है, ब्लड जो स्टॉक होता है स्प्लीन, जिसे प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। स्प्लीन कहाँ रहता है? किसी भी, इधर थोड़ा सा आइए, जैसे देखिए ये हिमांशु कुमार है, ठीक है, देखिए जो हमारा पेट होता है ना, उदर होता है। उदर का मतलब अंदर से खाली होता है, मतलब उभरा हुआ। तब तो आप खाना खाते हैं तो पेट में अंदर जाता है, जाता है कि नहीं? अगर अंदर से खाली नहीं होता तो आप खाते तो जाता है। अगर मान लो कि एक सूटकेस में पूरा कपड़ा भर लिया, फिर डालेंगे तो होगा नहीं। तो हमारा पेट जो होता है उधर होता है, यानी इसमें खाली जगह भी होता है। अब देखो इसी का बाएं भाग जो होता है यहाँ पे, इसी उदर गुहा में बाएं भाग में स्प्लीन पाया जाता है, और यहीं पे ब्लड क्या होता है? स्टॉक होता है, यानी वहीं पे जमा होता है। यहाँ से फिर ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेशन होता है। समझ में आ रहा है? यानी जिसे क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। इसे आरबीसी का कब्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्र भी बोलते हैं। यानी जब पूरे आदमी मर जाता है तो सबके साथ, सबके पास लाइसोसोम है, लेकिन आरबीसी के पास लाइसोसोम नहीं है, इसीलिए आरबीसी को कोई खाता नहीं है, वो फिर से आकर स्प्लीन में स्टॉक हो जाता है। इसीलिए आरबीसी का कब्र किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है, यानी प्लीहा को बोला जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे दूसरा है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना आपका 200 ग्राम पर डेसीलीटर बोलते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? व्हाट इज द मीन बाय कोलेस्ट्रॉल? समझ में आ रहा है? एक चीज देखिएगा आप लोग कि चिपचिपा, आप बादाम देखिएगा, बादाम खाइए उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना। आप चिकन खाइए, मटन खाइए, उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, वही आपका कोलेस्ट्रॉल, जिसे आप चर्बी के नाम से जानते हैं, है ना, फैट के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए वो आपके शरीर में जो होता है ना, वो कितना होता है? 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन इससे अगर अधिक हो जाए तो आपके जो हार्ट है ना, उस पर एक परत बन जाता है, लेयर बन जाता है, और आपको हार्ट अटैक की भी समस्या होती है। यानी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक दो टाइप का होता है, एक पैनिक अटैक होता है, एक हार्ट अटैक होता है। ओके, एक पैनिक अटैक होता है, दूसरा हार्ट अटैक होता है। पैनिक अटैक का मतलब हुआ कि जैसे हार्ट में पेन हुआ, हार्ट में पेन हुआ तो एक पैनिक अटैक, यानी माइनर आपको अटैक है, हार्ट अटैक। जब वो आदमी बेहोश वगैरह हो जाता है, वहां पे हार्ट अटैक आता है, जिससे सीपीआर के मदद से बचाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद से यहाँ पे पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हीमोग्लोबिन के बारे में। जाहिर सी बात है, रक्त है तो हीमोग्लोबिन तो होगा ही। अब देखिए एक चीज है कि हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में होता है वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, अब फीमेल में जो होता है यहाँ पे 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। एक चीज देखिएगा आप लोग कि इसमें बताया जाता है कि फीमेल जो होती है ना कि बहुत कमजोर होती है मेल के अपेक्षा, और मेल लोग कहते हैं कि हम बहुत क्या है, बहुत स्ट्रांग है, हम तो फीमेल को हरा देंगे। ये चीज, ये बॉडी का एक फंक्शन और ब्लड का फंक्शन ही आपको कमजोर और स्ट्रांग बनाता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक चीज, जो मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर क्या है? हीमोग्लोबिन है। अब फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर क्या है?
हीमोग्लोबिन है। अब जितना हीमोग्लोबिन होगा आप में आयरन की मात्रा अधिक होगी। अब आपके पास 14 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो आपके पास आयरन की मात्रा क्या है, अधिक है। और फीमेल के पास 13 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो फीमेल के पास क्या है, आयरन कम है। इसीलिए मेल के अपेक्षा फीमेल क्या होती है, कमजोर होती हैं। लेकिन यदि इसका कमी हो जाए आपके शरीर में, इसको आप पूरा कर सकते हैं पालक के जरिए। अगर पालक का जूस बनाकर पी ले तो पालक में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आयरन। और आयरन अगर आपका पूरा हुआ तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब देखिए ये चीज तो इसी कारण से क्या होता है, मेल स्ट्रांग होता है, फीमेल वीक होती है। एक और चीज है कि जो फीमेल को पीरियड जो होता है ना, पीरियड के कारण भी ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं, यानी उनमें हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। क्यों? एक तो पीरियड, क्योंकि उन्हें हर मंथ क्या होते हैं, उन्हें एक मतलब क्या हो जाता है कि पीरियड जब होता है तो वहाँ से उनको ब्लड बहुत सारा फ्लो होता है, और फ्लो होने के कारण उन्हें ब्लड के शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ब्लड कम होने के कारण एक पीरियड भी है फीमेल में, जिसे हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। यानी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हमें नींद आएगी, बहुत सारा नींद, ये इसका सिम्टम पकड़ना है तो नींद आएगी, सिर में दर्द, बॉडी में दर्द। आप कोई भी काम करेंगे, अगर आप बैठेंगे तो लगेगा 4 घंटा पढ़ लिए तो आप अब नहीं पढ़ेंगे, लगेगा कि आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे और हम लोग पढ़ना है। अब पढ़ना है ब्लड। आप लोग ब्लड एक ही चीज को जानते हैं, ब्लड एक लिक्विड भाग है। नो, समझ में आ रहा है, ब्लड लिक्विड भाग नहीं होता है। ब्लड जैसे एक चाय लेंगे ना तो चाय में चाय पत्ती तैरता है ना, उसी प्रकार से ब्लड में उसमें भी ठोस पदार्थ तैरता है। समझ में आ रहा है? तो ब्लड जो होता है, ब्लड कोई लिक्विड भाग नहीं होता है, ब्लड लिक्विड और ठोस दोनों भाग से मिलकर बना है। समझ में आ रहा है? एक चीज देखिएगा लो, ब्लड में 2 भाग होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा होता है आरबीसी। ओके, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा आरबीसी। सॉरी, तो यहाँ पे ब्लड का हम लोग 2 भाग पढ़ेंगे, एक प्लाज्मा, दूसरा आपका आरबीसी। प्लाज्मा आपका ब्लड का 60% भाग होता है। सॉरी, यहाँ पे जो स्लाइड है ना वो पूरा तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन मैं इसे डिटेल में बता सकती हूँ। ओके, आरबीसी है वो आपका 40% होता है। ठीक है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो कितना है, 60%, और आरबीसी जो है आपका 40% है। ठीक है, ये आपका लिक्विड भाग होता है। प्लाज्मा जो है लिक्विड भाग होता है, आरबीसी जो है वो आपका ठोस भाग होता है। ठीक है, आरबीसी यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे प्लाज्मा के बाद कर्पोसल आता है। ठीक है, कर्पोसल जिसे रुधिराणु बोलते हैं, रुधिराणु बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्लड का एक भाग होता है प्लाज्मा, दूसरा भाग होता है रुधिराणु। ठीक है, रुधिराणु में देखो आरबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, आपका प्लेटलेट आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा रुधिराणु में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब आ जाएगा किस चीज में, कॉर्पसल यानी रुधिराणु में। ठीक है, और यहाँ पे प्लाज्मा जो है ये आपका लिक्विड भाग होता है, ये केवल पीला कलर का होता है। ठीक है, जब ब्लड आप निकाल कर अगर रख दीजिएगा तो थोड़ा देर बाद ब्लड के ऊपर एक पीला भाग आपको दिखेगा जिसे ब्लड सीरम बोलते हैं, वही आपका प्लाज्मा है। और नीचे जो भाग होगा रेड कलर का रह जाता है उसे हम रुधिराणु बोलते हैं। यानी रुधिराणु में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड भाग होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट जो होता है ठोस भाग होता है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या होता है, ठोस भाग होता है, और प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड भाग होता है आपका। ठीक है, इसके आगे और पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे आरबीसी का सेल जो होता है ना गोल होता है। ठीक है, ये सब आरबीसी का सेल है। कैसा सेल है, ये सब आरबीसी का सेल है। ये गोल होता है प्लस बीच में से क्या होता है, चिपटा होता है। ठीक है, बीच में से क्या होता है, चिपटा होता है। ये आरबीसी सेल है, ये ठोस होता है। देखिए आप लोग, ठोस रूप में है कि नहीं, यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी ठोस रूप में होता है, प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड रूप में होता है। जैसे कि एक चाय बनाते हैं तो चाय में आपका दूध लिक्विड भाग होता है, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, वो क्या होता है, ठोस भाग होता है, तब आप चाय उसको आराम से पीते हैं। समझ में आ रहा है? एक चीज है, एक चीज देखिए आप लोग कि प्लाज्मा रक्त का क्या है, तरल भाग होता है ना, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, और रुधिराणु रक्त का क्या होता है, ठोस भाग होता है। रुधिराणु में आपका आ जाएगा आरबीसी, फिर आ जाएगा डब्ल्यूबीसी, और फिर क्या आ जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है,
यानी एक आएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये कैसा भाग होता है? ठोस भाग होता है। यानी ब्लड का दो भाग है जिसमें प्लाज्मा आपको 60% है और जो आपका रुधिराणु वो कितना है? 40% है। यानी 60% उसमें तरल भाग और 40% में आपका ठोस भाग, यानी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारा चीज है। अब देखिए एक चीज और पढ़ना है, प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है। एक होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? एक फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। यानी प्लाज्मा होता है जो रक्त का तरल भाग है और प्लाज्मा जो है एक पीला कलर का उसमें लिक्विड भाग देता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें दो विटामिन पाए जाते हैं जिसे फाइब्रिनोजेन बोलते हैं, एक प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। और सारी बीमारियों का जो टेस्ट किया जाता है प्रोथ्रोम्बिन से किया जाता है, क्योंकि इसे ब्लड सीरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लड सीरम बोला जाता है। ठीक है, इसे ब्लड सीरम बोलते हैं। ठीक है, ब्लड सीरम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। किसे? फाइब्रिनोजेन को, प्रोथ्रोम्बिन को। समझ में आ रहा है? ये प्लाज्मा में दो भाग उपस्थित रहता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लाज्मा रक्त का कितना भाग होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, 60% भाग होता है। तथा ये रक्त को क्या करता है? तरल बनाए रखने का कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग रक्त से पूरे प्लाज्मा को बाहर निकाल दे तो क्या होगा? पूरा ठोस बन जाएगा, क्योंकि रुधिराणु आपका ठोस भाग है, प्लाज्मा आपका क्या है? तरल भाग है। यानी ब्लड को तरल कौन बनाता है? आपका प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे लोग कि प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजेन बोलते हैं। ठीक है, अगर ब्लड से अगर हम लोग क्या करेंगे, फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो ब्लड हल्का पीला कलर का हो जाएगा। ठीक है, दो चीज समझ गए। अब देखो फाइब्रिनोजेन जो रक्त को क्या करता है? गाढ़ा कर देता है। अगर फाइब्रिनोजेन को घटा दिया जाए तो रक्त क्या हो जाएगा? गाढ़ा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अब देखो रक्त यहाँ पे सॉरी रिक्त नहीं होगा, क्या होगा? रक्त से फाइब्रिनोजेन को अलग कर देने पर रक्त क्या हो जाता है? रक्त का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अच्छे से, इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ओके, इसको प्रैक्टिकल के जरिए भी हम दिखाएंगे कि प्लाज्मा कैसा होता है। उसके बाद से आप पूरा चीज पढ़ेंगे, इसमें ब्लड ग्रुप भी पढ़ने वाले हैं। ब्लड ग्रुप के एग्लूटिनेशन को कैसे समझें, ब्लड ग्रुप को कैसे पहचानें, ब्लड ग्रुप की स्लाइड कैसे तैयार करें, डब्ल्यूबीसी को कैसे देखें, ये सारा चीज पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं। पहले मुझे प्रैक्टिकल पढ़ाना इसलिए थ्योरी पढ़ाना इसलिए जरूरी है, जब मैं प्रैक्टिकल करूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, यहाँ पे देखिए फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन को क्या बोलते हैं? ब्लड सीरम। अभी मैं तुरंत बताई थी, इसको क्या बोला जाता है? ब्लड सीरम। इसी ब्लड सीरम से सभी चीज की क्या की जाती है? सभी बीमारियों की जांच की जाती है। इसको एक चीज क्या किया जाता है? इसको ब्लड को रख दिया जाता है, इस तरीके से घुमाया जाता है। जितना तेजी से घुमाया जाएगा उतना जल्दी ब्लड से क्या हो जाता है? सीरम अलग हो जाता है। सीरम को स्लाइड पे रखा जाता है, स्लाइड से सभी बीमारियों की जांच की जाती है। जैसे ब्लड शुगर हो गया, आपका क्या बोलते हैं, जो टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड हो गया, ये सब चीज का जांच क्या किया जाता है? ब्लड सीरम से की जाती है। समझ में ना? उसके बाद से देखो हीमोग्लोबिन का संक्षिप्त नाम क्या है जी? आपका HB है। अब देखो यहाँ पे लिखा रहता है ना, HB आपका इतना % है, HB आपका 7%, इसमें गुना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम आया, 8 ग्राम आया, तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 11% लिया जाता है। अगर 8 ग्राम है तो 8 में 11 से गुना कीजिएगा, जिसका 8 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो उसका हो जाएगा कितना? 8 में 11 से गुना करेंगे तो 88, यानी उसका % हीमोग्लोबिन का % कितना हो जाएगा? 88 ग्राम। समझ में आ रहा है? हीमोग्लोबिन हमेशा ग्राम पर डेसीलीटर में लिखा जाता है, जब % में लिखा जाएगा तो 1 ग्राम बराबर होता है आपका 11%,
और अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है तो 8 में 11 से गुना कर लीजिए, आपका हीमोग्लोबिन कितना परसेंट है? 78। यानी मेडिकल वाले लोग, जितने पैथोलॉजी वाले लोग हैं, इसी प्रकार से आपको लिख कर देते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको आपका हीमोग्लोबिन कितना है। लेकिन आज समझ लीजिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बराबर 11%, समझ में आ रहा है? और आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए मेल का 14 और फीमेल का 13। अब उसी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ना कि आपके बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है। अगर आपके बॉडी में 5 ग्राम है, 5 ग्राम पे आपको चलना बहुत मुश्किल है, आप चल भी पाएंगे कि नहीं? 7 ग्राम है ना, 7 ग्राम से ब्लड बढ़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हीमोग्लोबिन 7 से ऊपर रहेगा तो जल्दी बन जाएगा, 7 से नीचे रहेगा तो कभी जल्दी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? उसको बनाने में टाइम लग जाएगा, उसको पालक वगैरह बहुत खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ था। अब आगे पढ़कर देखते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये तो मैं बता दी हूँ। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। इसीलिए मेल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनके पास अधिक हीमोग्लोबिन है, और फीमेल कमजोर होती है क्योंकि उनमें क्या होता है? कम हीमोग्लोबिन होता है। समझ गए आप लोग? अब पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में पूरा क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। कभी कभी आप लोग सुनते हैं कि इनका ब्रेन जो होता है ना कि हेमरेज हो गया। पता है ब्रेन हेमरेज क्यों हो जाता है? अगर नस में कहीं भी ब्लड क्या हो जाए, थक्का बन जाए, तो इसका काम क्या है? चलना, संचरण करना। अब जाएगा, इतना प्रेशर देगा क्योंकि 120 के प्रेशर से जाता है, 80 के प्रेशर से क्या होता है? आता है। 120 के प्रेशर से जाएगा, अगर उसको जाम रास्ता मिलेगा तो क्या करेगा? आपको जाम रास्ता मिलेगा, बहुत सारे एक्सीडेंट करते हैं आप लोग, है ना? तो ब्लड भी एक्सीडेंट क्या करता है? नस को फाड़ देता है, और नस फाटेगा तो क्या होगा? हेमरेज होगा। यानी नस का फटना हेमरेज कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमरेज कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो ब्लड सर्कुलेशन में देखो, ब्लड परिसंचरण का खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। समझ में आ रहा है? रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। यहां पे देखो, ब्लड के कार्य समझना है, यानी व्हाट इज द मीन बाय फंक्शन ऑफ ब्लड। समझ में आ रहा है? ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड का कार्य क्या है, समझ में आ रहा है? अब देखो, पहला है ताप का नियंत्रण, यानी बॉडी में जब प्रेशर, कोई भी चीज गति में रहे तो वो क्या होता है? उसमें उष्मा होता है ना? तो उष्मा होता है, 120 के प्रेशर से जाता है तो इसमें उष्मा है, 80 के प्रेशर से आ रहा है तो उष्मा है। यानी ब्लड का कार्य है रक्त, जो हमारा बॉडी का तापमान है उसे क्या करे? नियंत्रण में रखे। समझ में आ रहा है? यानी ब्लड प्रेशर अगर सही है तो आपका बॉडी का नियंत्रण क्या है जी? सही है, तापमान का नियंत्रण सही है, नहीं तो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ब्लड का सबसे पहला कार्य है क्या? ताप का नियंत्रण रखना। दूसरा है पोषक पदार्थों का परिवहन। जो ब्लड होता है ना, हम लोग जो चीज खाते हैं, अगर हम लोग कोई चीज खाएं तो उसमें से प्रोटीन, फैट वगैरह सब चीज ब्लड क्या करता है ना, ब्लड में सलूबल हो जाता है, घुल जाता है। अब ब्लड क्या करता है? उसको लेकर पूरे बॉडी में घूमता है। अगर उसमें जितने भी मतलब अवशिष्ट पदार्थ होंगे खराब, वो किडनी के पास जाता है तो किडनी उसको क्या कर देता है? अलग कर देता है, फिल्ट्रेशन कर देता है, और पूरे बॉडी में वो ले जाकर पहुंचाता है। तभी आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। तो ब्लड का कार्य क्या है? एक तो पोषक पदार्थ को परिवहन करना। अगर पोषक पदार्थ आपके शरीर में नहीं आएंगे तो क्या आपके बॉडी का जो इम्यूनिटी है सही रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा है गैसों का परिवहन। ठीक है, दूसरा क्या है? गैसों का परिवहन। एक चीज है, गैसों का परिवहन का मतलब है आप सांस लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है एक टंकी का काम करता है, यानी सांस लेते हैं, हवा गया, फेफड़े में आया, यहाँ से ब्लड का काम है ऑक्सीजन लेना और पूरे बॉडी में क्या करना? पूरे बॉडी में मिलाना। समझ में आ रहा है? और पूरे बॉडी में जब मिलाता है तो ये ऑक्सीजन को ले जा रहा है। रक्त क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जा रहा है। और फिर जब हमारे बॉडी में ये कैसा होता है? जब ऑक्सीजन जाता है तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन उपस्थित है। क्या है? Hb उपस्थित है, हीमोग्लोबिन। आई से रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन, तो ये बना लेता है HBO, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पूरा ऑक्सीजन पहुंचाता है। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के ग्लूकोज से रिएक्शन कर लेता है तो हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है? एनर्जी पहुंचाता है। यानी एनर्जी नहीं रहेगा तो आप कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए एनर्जी का बनाने का काम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्लूकोज से रिएक्शन जब करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, सॉरी एनर्जी बनता है। समझ में आ रहा है?
एक चीज है कि जब आप लोग ये ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लिए तो इतना सारा कार्य हुआ, समझ में आ रहा है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आदमी को देखेंगे लेथार्जिक मोड में आ जाता है, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिलता है। तो ऑक्सीजन ले गया और फिर जब वहाँ पे रिएक्शन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, शरीर से बाहर आता है। यानी रक्त का काम है वायु यानी गैसों को ले जाना और गैसों को बाहर लाना, समझ में आ रहा है। एक चीज और है, यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर पे जो है उत्सर्जी पदार्थ। यानी जरूरी थोड़ी है कि आप जो खाते हैं तो स्वस्थ चीज ही खाते हैं, आप जो खाते हैं केवल उसमें प्रोटीन ही होता है, नहीं ना। तो देखिए जब आप लोग खाते हैं कोई चीज, उसमें जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जितने भी आपके शरीर के लिए हार्मफुल हैं, उस चीज को भी क्या करता है, ब्लड लेकर घूमता है। लेकिन उसका काम अलग करने का किसका है, किडनी को है। किडनी क्या करता है, उसको अलग कर देता है और ब्लड को फिल्टर कर देता है। समझ में आ गया, ये चीज हो गया। अब आगे देखिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखिए, वो जो चीज हम खोज रहे थे वो चीज शायद यहाँ, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ना है रक्त। रक्त को हम पढ़ा चुके हैं, अलग है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसी स्लाइड को हम पीछे ढूंढ रहे थे, ठीक है, इसी स्लाइड को हम पीछे ढूंढ रहे थे, लेकिन इसको हटाते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हेमरेज के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर हम लोग पढ़े ना, ब्लड प्रेशर पढ़े ना हम लोग, ब्लड प्रेशर हम लोग पढ़े। तो यहाँ पे देखिए हेमरेज, एक मिनट काटिएगा। लोगों को दो भाग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट प्लाज्मा में हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो हम लोगों ने प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा था और दूसरा हम लोगों ने फाइब्रिनोजेन पढ़ा था, ठीक है। इसको जैसे कि मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है, सॉरी। लोगों को दो भाग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट प्लाज्मा में हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो हम लोगों ने प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा था और दूसरा हम लोगों ने फाइब्रिनोजेन पढ़ा था, ठीक है। इसको जैसे कि मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है, सॉरी, दिखा दे रही हूँ क्योंकि इसका स्लाइड नहीं बन पाया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था और हम लोगों को पढ़ना है रुधिराणु के बारे में कि क्योंकि देखिए ब्लड जो होता है ना, ब्लड का दो भाग होता है, एक प्लाज्मा भाग होता है, दूसरा रुधिराणु होता है, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है स्लाइड, ठीक है। तो दूसरा हम लोग रुधिराणु को लेते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि हम लोगों को दूसरा जो भाग पढ़ना है रुधिराणु के बारे में पढ़ना है। यानी रुधिराणु को इंग्लिश में कार्पोसेल बोलते हैं। रुधिराणु में आपका आरबीसी, उसके बाद से डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपका प्लेटलेट होता है। डब्ल्यूबीसी होता है, ये आपका आरबीसी होता है, ठीक है। अब देखिए इसका बायोलॉजिकल नेम होता है, एक को आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो संख्या होता है, आरबीसी का 50 लाख होता है, जिसका जीवन काल आपका 120 दिन होता है। यानी 120 दिन में क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, इसका संख्या 50 लाख होता है। उसके बाद से देखेंगे आप लोग का जो डब्ल्यूबीसी है उसकी संख्या 10,000 होती है और इसका जीवन काल जो होता है 4 दिन का होता है, यानी 4 दिन में ये मर जाता है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे थ्रोम्बोसाइट जो होता है, इसका संख्या 2 लाख होता है और ये 7 दिन में क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी इसका जीवन काल केवल 7 दिन का ही होता है। यानी डब्ल्यूबीसी घटने और बढ़ने पर क्या होता है, ल्यूकेमिया नामक एक कैंसर बीमारी होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी घटता या बढ़ता है तब। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि इसका जीवन काल इतना दिन है, एक का 50 लाख है, एक का 10,000, एक का 120 दिन, दूसरे का 4 दिन और तीसरे का 7 दिन। लेकिन फिर ये बनता कैसे है ना। यानी जब मर जाता है तो फिर कहाँ बनता है, हड्डी के बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसका तीसरा स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका तीसरा हम लोग स्लाइड पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग शुरू करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है ना, सबसे पहले लैंड एस्टीनर ने खोजा था, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, लैंड एस्टीनर की। और ब्लड ग्रुप को इन्होंने 2 भागों में बांटा, ठीक है। एक तो देखो, एक हम लोग प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हम लोग आरबीसी।
यानी एक प्लाज्मा और दूसरे हम लोग आरबीसी से क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को पता करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में आपका पाया जाता है एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी, जिसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। उसके बाद से आरबीसी जो होता है इसमें होता है आपका एंटीजन, जिसे कैपिटल ए और कैपिटल बी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आरबीसी का सेल आप लोग देखेंगे कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, एक चीज और देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आरबीसी का सेल आप लोग देख रहे हैं। आरबीसी का सेल कैसा होता है, गोल होता है। अब इसी सरफेस पे देखिएगा लो, ठीक है, इसी सरफेस पे होगा, इसी सरफेस पे जो होगा ना, ये जो आपको गोल सरफेस दिख रहा है इस प्रकार का, और इसमें जो धंसा हुआ भाग दिख रहा है, जब ब्लड ग्रुप देखिएगा आप लोग तो इसी के ऊपर इस प्रकार से चौकोर आपको यानी त्रिभुजाकार, बी के आकार का ये सब का आकार देखने को मिलता है। किसके, यानी इसके अराउंड देखने को मिलता है। इसी आरबीसी से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को पता करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्लाइड था यहाँ पे देखेंगे, स्लाइड जो था वो कितना नंबर था, ब्लड ग्रुप वाला था। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा से देखा जाता है। प्लाज्मा में यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, और आरबीसी में आपका क्या होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब देखेंगे जो आपका आरबीसी, यहाँ पे देखिएगा जो एंटीबॉडी है ना, तो एंटीबॉडी के कुछ संरचना इस प्रकार से होता है, लेकिन उसको बाहर निकाल कर क्या किया जाता है, यानी एक एक करके देखा जाता है। ठीक है, जो ये आपका है ना, ये आपका क्या है, एंटीबॉडी है। क्या है, एंटीबॉडी है, यानी एंटीबॉडी का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। लेकिन जब हम लोग ब्लड ग्रुप अलग अलग पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग दिखाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे, हम स्लाइड नंबर 3 आप लोगों को निकाल कर दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको जूम करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले इरेज कर ले। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ब्लड ग्रुप का यहाँ पे कितना भाग दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ब्लड ग्रुप का 4 भाग दिख रहा है। एक आपका ए, ब्लड ग्रुप ए, एक ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ, यानी ब्लड ग्रुप आपका 4 है। इसी में आपका ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव पूरा ब्लड बना है। ठीक है, तो पहले ए ब्लड ग्रुप वाला जो देखा जाता है, तो ए ब्लड कुछ होता है ग्रुप जो इस प्रकार से तो होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, एक त्रिभुजाकार क्या बना रहता है, कोणीय संरचना बना रहता है। ठीक है, अब देखिए ए लिखने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे ए लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक चिन्ह खींचते हैं, है ना। तो ए इसमें चिन्ह ना रहकर ये क्या होता है, ए के आकार का आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी गोल होता है ना, आरबीसी के सरफेस पे आपका ये 3 कोण, एक त्रिभुजाकार संरचना दिखता है, वो क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है। लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो होता है, ये आपका क्या है, आरबीसी में एंटीजन होता है, हाँ, प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। तो यहाँ पे देखो एंटीबॉडी इसमें बी पाया जाता है। अब देखो क्यों बी पाया जाता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अब देखो एंटीबॉडी के कुछ संरचना इस प्रकार से हम लोग पढ़े, है ना, और इसमें जो संरचना बनता है ये गोलीय होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का जो संरचना होता है वो गोलीय होता है। क्यों, अगर ये त्रिभुजाकार ऐसा रहता, अगर एंटीबॉडी ऐसा रहता, अगर ले लेते हैं इसमें ऐसा कोणीय होता, तो जब एक साथ रहता ये इसमें आकर फंस जाता ना, इसीलिए इसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी आकर इसमें फंस नहीं पाता है, क्योंकि ये गोलीय होता है, ये त्रिभुजाकार होता है। समझ में आ गया। अब देखिएगा एक चीज और कि यहाँ पे जो आपका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी जो है ए वाला पाया जाता है। क्योंकि देखो जब बी लिखते हो ना तो आप कर्व के समान क्या लिखते हो, ऐसे बी करके लिखते हो। आरबीसी के सेल पे आपको इस तरीके का कर्व दिखाई दे, ये इस तरीके का कर्व दिखाई दे, तो ये क्या है आपका बिग ब्लड ग्रुप। समझ में आ रहा है। और इसमें एंटीबॉडी जो है देखिएगा लो ए वाला है, अगर यही गोलीय होता है इस प्रकार से तो किस में फंस जाता, आकर इसके सरफेस पे फंस जाता, फिर रक्त थक्का बन जाता, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होता, आपको डेथ भी हो सकता था। समझ में आ रहा है। अब देखिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला में दोनों होता है, देखिए इसका जो एंटीजन है, एंटीजन दोनों होता है, एंटीजन ए ये वाला है, एंटीजन बी गोल वाला दोनों है। अब इसीलिए इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी या एंटीबॉडी दोनों ऑब्सेंट रहता है। अगर रहेगा तो ए वाला किस में फंस जाएगा, ए वाला में, बी वाला किस में फंस जाएगा,
इस वाला में, समझ में आ रहा है। इसीलिए जब ब्लड को चढ़ाया जाता है तो देख लिया जाता है कि इसका ब्लड क्या है, तब जाकर चढ़ाया जाता है, अन्यथा ये दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, अगर फंसेंगे तो ब्लड आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फिर इंसान की डेथ हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो इंसान की मृत्यु इस तरीके से होती है जब ब्लड को उसको उल्टा पलटी चढ़ा दिया जाए, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे वो ब्लड ग्रुप वाले इस तरीके के हैं। अब वो ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी के सरफेस पे कुछ नहीं होता है, वो पूरा सपाट होता है, समझ में आ रहा है। यानी इस पे ना ही एंटीजन ए और ना ही एंटीजन बी, समझ में आ रहा है। इसमें एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है, किसी एंटीजन के साथ नहीं फंस सकता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसमें एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, यानी जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित रहता है, समझ में आ रहा है। अब देखो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और बी दोनों क्या होता है, अब्सेंट रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी दोनों अब्सेंट है क्योंकि उसका फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है रिसेस फैक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी ब्लड ग्रुप ए बी ओ ये सब तो हो गया, लेकिन ए बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव ये सब हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा मीठा। तीसरा चीज जो पढ़ना है हम लोगों को, रिसेस फैक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रिसेस